आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? पहला ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है वैदिक सभ्यता और चौथा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा इस जगह को खुदाई की गई और खोजा गया, और उस समय जो पुरातत्व विभाग के निदेशक थे सर जॉन मार्शल थे, उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने इस जगह की खुदाई की थी। तो जो फैक्ट है वो यही है कि 1921 में इस जगह की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी, हड़प्पा की। और यह एक परंपरा है कि किसी भी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा जाता है उसी पे उसका नाम भी रख दिया जाता है। फिर बाद में पता चला कि इस सभ्यता का सबसे ज्यादा विस्तार सिंधु नदी के किनारे किनारे या उसके क्षेत्र में है, इसलिए यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी फेमस हुआ। ठीक, सुमेरियन सभ्यता का इससे कोई लेना देना नहीं है, मेसोपोटामिया सभ्यता का भी कोई लेना देना नहीं है, और वैदिक सभ्यता तो उसके बहुत बाद में आया। लगभग उस सभ्यता के जब उसका अवसान हुआ, पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के, तब भी उसके करीब 300-400 साल बाद वैदिक सभ्यता आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, दूसरा ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक युग और चौथा ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक युग। अब देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो पढ़ी नहीं जा सकी है। तो जब भी किसी सभ्यता, ऐसी कोई सभ्यता जिसके स्क्रिप्ट को हम न पढ़ पाए, तो उनकी जानकारी बहुत ज़्यादा, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि इनको आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। ठीक है, जबकि प्रागैतिहासिक युग में हम उस समय को रखते हैं जब मानव का केवल पुरातात्विक अवशेष मिलता है, किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इस सभ्यता को इसमें रखा गया है। जबकि ऐतिहासिक युग में पुरातात्विक, लिखित और इसके अलावा कुछ विदेशी विवरण भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण, वो है उसका नगरीय सभ्यता होना। ठीक है, यही इनको आर्यन सभ्यता या जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं उनसे अलग करता है। जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, पशुपालन और बाद में खेती उनका मुख्य काम था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वाणिज्य मुख्य काम था इनका। तो यह सभ्यता नगरीय थी। जबकि एक बात याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आता है, यानी ये जो भारत उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण जिसे कहते हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम बार नगर बसाए गए, जिसे प्रथम नगरीकरण क्रांति कहा जाता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आया और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। उसके बाद अपनी लिपि, हालांकि इनकी लिपि थी, चित्राक्षर लिपि थी, संकेतों द्वारा वो प्रदर्शित करते थे लिपि को, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ये हालांकि इनकी मुख्य विशेषता गैर आर्य से, मतलब ये वो फैक्ट नहीं है जिसे हम इसे गैर आर्य कर सकते हैं। खेतिहर सभ्यता थी, खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ठीक है, विस्तार था, ये दैमाबाद तक साउथ में जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गैर आर्य, जो आर्य और गैर आर्य, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में जो सबसे जो डिफ्रेंशिएट करने वाला जो मुख्य तथ्य है वो है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी। यह सही है, मैंने आपको अभी अभी बताया। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ठीक है, ये लिपि थी जरूर। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। लोहे का तो ठीक है, ये अभाव था यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ वैदिक सभ्यता से भिन्न केवल इसी मामले में थी कि इनके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इस मामले में भिन्न था। लिपि तो वैदिक सभ्यता में भी थी और लोहे के
और ये ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल अभाव था, इस मामले में ये इनसे अलग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख यह नहीं होगा, पकी मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख यह भी नहीं हो गया, अगर लेख होगा भी तो हम तो उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अगला है पुरातात्विक खुदाई, जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है हड़प्पा संस्कृति का वो है पुरातात्विक खुदाई। ठीक, तो इसका ये सी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, देखिए उसी तरह का ये क्वेश्चन है, शिलालेख नहीं होगा। पुरातात्विक संबंध खुदाई, यह बात सही है। बर्तन के मुहरों पर लिखावट, ठीक है, कुछ मुहरों पर लिखावट मिली है लेकिन ये वो बात नहीं है, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। धार्मिक ग्रंथ ऐसा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इसका बी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब इसमें देखिए, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये पहला ही गलत है, ये सही नहीं है। जबकि मैके जी ने ये बोला था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। मार्टिमर व्यूलर ने बोला पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का पोषण। अमलानंद घोष ने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक, तो ये तीनों तो सही हैं, ये ए सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, तो प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। एक बात याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में सोना चांदी यहाँ तक कि तांबा कांसा इनका ये सब का प्रमाण मिलता है, लेकिन लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। लोहे का प्रमाण ज़्यादातर साक्ष्य मिलना शुरू होता है उत्तर वैदिक काल से। ताम्रपाषाण, पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति, यह भी गलत है। वैदिक संहिताओं में, यह चांदी के आहत सिक्कों में, ये सब नहीं। जो प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो सबसे ज्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, काले और लाल रंग के मृद भांड मिलते हैं, तो लाल रंग यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नीला तो कभी भी टिक नहीं लगाइएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में नीले रंग का प्राचीन समय में बहुत कम उपयोग देखने को मिलता है, क्योंकि नीला रंग जिस पत्थर से प्राप्त किया जाता था वो पत्थर भारत में नहीं होता था, उसको अफगानिस्तान या अन्य देशों से मंगाया जाता था। तो नीला रंग बहुत ही महंगा था, एक तरह से देखा जाए तो वो लग्जरी था। तो वो आम एक बड़े पैमाने पर नीला रंग का प्रचलन प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में नहीं देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्री आर्यन यानी आर्यों से पूर्व, उत्तर वैदिक काल, कुषाण काल, मौर्य काल। अब देखिए, मूर्ति पूजा मौर्य काल में मिलता है, उत्तर वैदिक काल में भी मिलता है, कुषाण काल में भी मिलता है, लेकिन प्रारंभ आप प्री आर्यन से ही मानेंगे। आर्यों के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन मातृदेवी, पशुपति जो शिव का प्राचीनतम रूप जिसको माना जाता है, तो उनकी मूर्तियों का साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मूर्ति पूजा वहीं से माना जाता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट में हमने ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। ये जितने भी प्रश्न हैं ये पहले के एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से जो भी प्रश्न है ये किसी बुक से नहीं लिया गया है, न तो मैंने खुद बनाया है, ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं से लिया गया था। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।